ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c एक जांच है जो पिछले 3 महीनों का ब्लड शुगर का एवरेज बताता है और इस जांच के माध्यम से डायबिटीज़ की पहचान हो सकती है और इस जांच के माध्यम से डायबिटीज़ का इलाज सही हो रहा है या जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी मिलती है। आज के वीडियो में जानेंगे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल्क हीलिंग ट्यून्स चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को हम जानेंगे 2 तरह से, ये होता क्या है और दूसरा कौन सा रेंज है जो सही है, इलाज के लिए क्या करना चाहिए या फिर कौन सा रेंज को हमें मानना चाहिए। तो पहले होता क्या है। मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है और ब्लड के अंदर में आरबीसी होते हैं और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। और यह हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन लंग्स से लेकर वो ऑक्सीजन को शरीर के बाकी अंगों में पहुंचाता है और जिन अंगों में जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वही आरबीसीज और वही हीमोग्लोबिन लेकर और ब्लड में कुछ घुले हुए भी वो वापस लेके लंग्स में लाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर में, ये हीमोग्लोबिन के साथ साथ शुगर भी ब्लड में रहता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोई आयरन का रॉड है या लोहे की छड़ है या लोहे का आप कोई चादर देखें लोहे की, तो उस पर जंग लग जाता है, जिसे रस्ट कहते हैं हम। तो रस्ट क्या है? ऑक्सीजन के साथ और कुछ चीज़ों के साथ रिएक्शन हुआ लोहे का, तो उस पर वो जंग या रस्ट लग जाता है। वह उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन जो शरीर के और ब्लड के अंदर में जो ब्लड शुगर है, उस शुगर या ग्लूकोज के साथ हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा रिएक्शन होता है और कुछ हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसिलेटेड हो जाता है। उस रिएक्शन के बाद उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो चूँकि ब्लड हमारे शरीर में कोई 3 से 4 महीने की लाइफ होती है आरबीसीज की, तो माना जाता है कि 3 महीने के शुगर का एवरेज बताता है HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो जितने हीमोग्लोबिन शरीर में हैं सारे के सारे ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिलेटेड नहीं होते हैं। एक परसेंटेज है, उतना परसेंटेज को माना जाता है कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन एक रेंज तक नॉर्मल है और उसके बाद उसे एबनॉर्मल माना जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह एक एवरेज ब्लड शुगर के बारे में बताता है। इसके कुछ फैलेसीज या कुछ खामियां भी हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं क्या रेंज उचित होता है। इसके बारे में WHO और जो विश्व की जितनी मानक संस्थाएं हैं डायबिटीज़ पर जो काम करती हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश बनाया हुआ और पिछले करीबन 20 साल से इसमें कोई बदलाव नहीं आया। HbA1c 5.7 मतलब 5.7, इससे कम है तो माना जाता है नॉन डायबिटिक, डायबिटीज़ नहीं है मरीज को। मीन्स 5.6 तक यदि HbA1c है, ये परसेंटेज में कहा जाता है, तो 5.6% तक यदि हीमोग्लोबिन A1c है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। 5.7 हो गया और इससे ऊपर 5.7 से 6.4% तक इसे प्री डायबिटीज़ माना जाता है। 5.7 से लेकर 6.4 तक। आप कहेंगे प्री डायबिटीज़ क्या होता है? हम लोगों ने इसके बारे में पहले की वीडियो में बात की है, आज मैं फिर बताना चाहता हूँ। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जहाँ डायबिटीज़ अभी आया नहीं है, दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वह अवस्था है, ग्रे जोन कहते हैं हम, ग्रे एरिया कहते हैं। तो ये वो अवस्था है जहाँ यदि सही से मरीज इस बात को समझें, डॉक्टर समझें, रिश्तेदार समझें,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट पर नियंत्रण नहीं है, वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तनाव ज़्यादा है, इन चीज़ों को नियंत्रण कर लें तो प्री डायबिटीज़ अवस्था से वो वापस नॉन डायबिटिक अवस्था में जा सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ वो अवस्था है जहां हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस व्यक्ति को हम डायबिटिक होने से बचा लें। इस पर नहीं ध्यान दिया तो मान के चलें कि इसमें से आधे लोग डायबिटीज़ की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो प्री डायबिटीज़ हुआ 5.7 से लेकर 6.4 तक, और 6.5% से ऊपर जितने भी मरीज हैं, हीमोग्लोबिन A1C जिनका भी 6.5 से ज़्यादा है, उनको डायबिटिक कहा जाता है। उनके डायग्नोसिस के लिए ये एक क्राइटेरिया है। तो आपने समझा, हीमोग्लोबिन A1C 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटीज़ है, और 6.5 एंड अबव इसे हम डायबिटिक कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये HbA1c का क्या महत्व है। जैसा कि कुछ इसके फ़ायदे हैं और कुछ इसकी सीमाएं हैं। फ़ायदा यह है कि कई दफ़ा मरीज को मालूम होता है कि कल हमारी जांच होने वाली है शुगर की। कई दफ़ा उसे रिक्रूटमेंट में या कहीं उनको अपने आप को साबित करना है कि हम डायबिटिक नहीं हैं, दुकान में काम करते हैं या डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो रात को एक गोली खा लिया, सुबह उनका फास्टिंग नॉर्मल रेंज में आ गया। खाने के बाद वाले फिर एक गोली खा ली, वो भी नॉर्मल रेंज में आ गया। तो सामने वाले को बतला दिया कि हम तो डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं। लेकिन जहां उनका HbA1c जांच यदि हो रखा है, इससे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये पिछले 3 महीने का एवरेज है। फास्टिंग शुगर आ रहा है 105, खाने का बाद का आ रहा है 155, और HbA1c आ रहा है 7.5। तो आप कहें कि हमारा तो फास्टिंग और खाने के बाद का नॉर्मल है, तो हम डायबिटिक कैसे हुए? तो जनाब, वो किसी कारण से कम हो, लेकिन ये 7.5 HbA1c यदि सही जांच किया गया है तो तय मानिए कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। ये तो हुआ इसका फ़ायदा। इसकी सीमा क्या है कि चूँकि ये 24 घंटे में कितना ऊपर गया नीचे गया शुगर का लेवल, उसकी जानकारी आपको HbA1c से नहीं प्राप्त होती है। तो मान लें किसी खास वक्त में किसी मरीज को कोई तकलीफ़ हो रही है, जैसे अचानक से पसीना बहुत आ रहा है, धड़कन होने लगा या चक्कर आ रहा है, मतलब सारे वो लक्षण जो बतलाते हैं कि शुगर बहुत कम हो चुका है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसका लक्षण है, तो वहाँ हम HbA1c का कोई रोल नहीं है। वहाँ इमीडिएट शुगर का देखना पड़ता है, ग्लूकोमीटर से देखें, या ग्लूकोमीटर नहीं है और थोड़ा भी शक है कि डायबिटीज़ का मरीज़ है और लग रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर घट गया, तो बिना किसी जांच के भी उन्हें थोड़ा मीठा खिला देना चाहिए। इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये हुआ HbA1c के बारे में बात। अब जब इलाज करते हैं तो वहाँ पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अलग अलग जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं डायबिटीज़ के लिए, अमेरिका की और जो इंग्लैंड की संस्था, यूरोपियन संस्थाएं और भारत की RSSTI, सब ने अलग अलग मानदंड बनाए हैं। भी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने थोड़े समय पहले एक गाइडलाइन दिया था जिसमें कहा था कि 8% तक ठीक है, 7 से 8% तक ठीक है। बाद में अमेरिका के एंडोक्राइन सोसाइटी, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, तो ये सारी संस्थाओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नहीं, 8 एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसके बाद जो डायबिटीज़ से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मरीजों में बढ़ जाएंगे, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो विद्वान हैं और डायबिटीज़ पे बहुत काम किया, जैसे डॉक्टर बर्नस्टीन हैं, तो उनका कहना है कि हम तो बिल्कुल 6.4 और उसके नीचे लाने का हम टारगेट रखेंगे। हम उसको प्री डायबिटीज़ रेंज में लाना चाहेंगे, और उसके बाद संभव हो तो हम उससे भी नीचे ले जाएं। तो सवाल उठता है कि HbA1c को कहाँ पर रखा जाए। HbA1c कम करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट
दवाओं को देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत स्ट्रिक्ट शुगर का कंट्रोल चाहिए। स्ट्रिक्ट से मतलब है कि फास्टिंग भी उस रेंज में रहे जिसे नॉर्मल रेंज कहते हैं, 126 के नीचे, और खाने के बाद वाला भी रेंज 200 से नीचे होना चाहिए। यदि 150, 55, 60 तक हुआ तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी आदमी 24 घंटे एक समान ज़िंदगी नहीं जीता है। कभी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया, कभी एक्सरसाइज कम किया, किसी दिन भोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी दिन भोजन कम हुआ, किसी दिन दवा का एक डोज मिस हो गया, किसी दिन गलती से दवा का एक डोज एक्स्ट्रा ले लिया, कई दफ़ा तनाव ज़्यादा है, नींद अच्छी नहीं आई। तो बहुत से चीज़ ऐसे हैं जिनका सीधा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शुगर के लेवल पर फ़र्क पड़ता है। और ख़तरा इससे नहीं है कि शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उससे बहुत ख़तरा नहीं है, लेकिन शुगर अचानक से बहुत घट जाए और हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज़ चला जाए और जानकारी नहीं मिले तो उससे कभी मरीज़ की जान भी जा सकती है। और छोटे शहरों में जहाँ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ कम है, या इवन बड़े शहरों में भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया कब हुआ। मान लीजिए कि मरीज़ सो रहा है और सोते हुए अवस्था में 3 बजे रात को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि वो सोए हुए थे, उसमें उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए और कई दफ़ा मरीज़ की इसमें जान भी चली जाती है। लोग कहते हैं कि सुबह उठे तो पाया कि वो मृत पाए गए। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का एक ऐसा रिस्क है जो नहीं लेना चाहिए। इन छोटे शहर बड़े शहर की बात नहीं है, बड़े शहरों में भी ऐसा खूब होता है। तब आप कहेंगे तो फिर होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए कि HbA1c का लेवल, पहले मान लें किसी मरीज का जब उनका डायग्नोसिस डायबिटीज़ का हुआ तब उनका मान लें HbA1c 12 है, 13 है या 11 है, तो उस समय हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि इसको अगले 3 महीने में हम 7 पर ले आए, 7 ले आए, होगा भी नहीं। तो वहाँ हमारा टारगेट होता है, मान लीजिए 12 है तो पहले 3 महीनों के लिए हमारा टारगेट होगा कि 12 से इन्हें हम 9 पर ले आए, 9 पर ले आए। फिर उसके बाद अगले 3 महीने के लिए टारगेट होगा कि अब हम अगले 3 महीने उनको 9 से 7 पर ले आए। जहाँ जिस समय डायग्नोसिस हुआ उस समय 8 पर है या 8.5 पर है, तो वहाँ हमारा टारगेट होता है कि 7 पर लाएं। बहुत अच्छा हो यदि 6.5 और 7 के बीच में यदि HbA1c को रखा जाए तो एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर हम लोग संतुष्ट होते हैं कि मेरे मरीज का इलाज बढ़िया हो रहा है। यदि 6 से 6.5 के बीच में आ जाए तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे लक्ष्य मानकर हम लोग इलाज नहीं करते। तो फाइनल HbA1c में आंसर यही है कि हम 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का रेंज मरीज के लिए तय करते हैं और उस रेंज में पहुंच जाएं तो हम संतुष्ट रहते हैं कि हमारे मरीज का इलाज अच्छा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि HbA1c का जांच हमें साल में कितनी बार करना चाहिए। यदि डायबिटीज़ के मरीज हैं तो शुरुआत में जब कंट्रोल डायबिटीज़ पूरा अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ तब तो हर 3 महीने में एक बार देखना चाहिए। जब कंट्रोल हो जाए तो साल में 2 बार, और बिल्कुल ठीक इलाज चल रहा है तो साल में 1 बार भी HbA1c का जांच कर लें तो वो काफ़ी है। तो दोस्तों, आज आपने HbA1c के बारे में काफ़ी कुछ सरल भाषा में समझने का प्रयास आपने किया होगा। इसके पहले भी मैं डायबिटीज़ पे कई वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, हीलिंग ट्यून्स को, बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसकी सूचना तुरंत जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।